नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करुणेश रंजन है। मैं एक ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी एवं बोन ट्यूमर सर्जन हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस पे। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि उम्र के हिसाब से होती है। इसको अगर हम संधि विच्छेद करके देखें, ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब छिद्र या छेद। धीरे धीरे हड्डी के जो ये छेद हैं वो बढ़ते जाते हैं और हड्डी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। उम्र के हिसाब से हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो डिक्लाइन करते हैं और उन्हीं हार्मोन की वजह से जो हमारी हड्डी बन रही होती है उसकी कमी की वजह से हमारी हड्डी में संतुलन कम होके वो घटने लग जाती है, हड्डी की डेंसिटी। अगर हम देखें बोन के मेटाबॉलिज्म यानी कि उसके संतुलन पे, तो बोन में दो तरीके के प्रोसेस चलते रहते हैं निरंतर। एक होता है एनाबॉलिज्म यानी बोन का बनना, और एक होता है कैटाबॉलिज्म यानी बोन का टूटना। हमारा जो ऑस्टियोपोरोसिस प्रोसेस है, डिजीज़ है, ये तब आता है जब हमारा एनाबॉलिज्म यानी कि बनना कम हो जाता है और कैटाबॉलिज्म हावी हो जाता है यानी टूटना बढ़ जाता है। एक ऐसा समय आता है जो कि मेल्स में काफ़ी बाद में आता है और फीमेल्स में मेनोपॉज यानी कि लगभग 45 से 50 के बीच में शुरुआत हो जाती है, क्योंकि फीमेल्स में उस टाइम जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो डिक्लाइन करने लगते हैं। उसके बाद ईस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट से जो एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो कैटाबॉलिज्म यानी कि टूटना वो हावी हो जाता है। तो बोन में धीरे धीरे छेद होने लग जाते हैं। बोन में जो कैल्शियम का डिपोजिशन है, जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि मेन बोन का कैल्शियम का सॉल्ट है, वो कम होने लग जाता है। यानी बोन का ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक यानी कि कैल्शियम वाला मैटर दोनों कम हो जाता है। और अगर ये कम होगा तो हड्डी की ओवरऑल स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूती कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आता है कि हड्डी अपने आप को सपोर्ट करना बंद कर देता है और धीरे धीरे एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि फ्रैक्चर यानी कि हड्डी के टूटने को लीड कर सकता है। अब फ्रैक्चर ऐसे में अगर हो जाए तो उसे हम नॉर्मल फ्रैक्चर नाम नहीं देते हैं, उसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर नाम देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल जैसे कोई भी फ्रैक्चर होता है उसके लिए हड्डी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक ऑस्टियोपोरोटिक हड्डी को तोड़ने के लिए ज़रा भी ज़ोर नहीं लगता है और वो हल्की फुल्की मुड़ावत से या हल्के फुल्के फिसल की गिरने से भी हड्डी टूट सकती है। इसलिए वो पैथोलॉजिकल मतलब कि नॉर्मल प्रोसेस से हट के वो टूट रही है। अगर हम इस प्रोसेस को रोकने की बात करें तो हाँ, ये पूरी तरीके से रोकी जा सकती है, पूरी तरीके से ट्रीटेबल है। बस ये चीज़ है कि आप इसकी निशानियों को समझिए। अब इसकी निशानियाँ क्या हैं? हड्डी में उम्र बढ़ने के हिसाब से दर्द होने लगना, कमर में दर्द होना, कुल्हे में दर्द होना, ओवरऑल हमारे शरीर के धीरे धीरे हर हिस्से में दर्द होना चालू हो जाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ अब हमारी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। इसको कैसे डिटेक्ट करें? इसको नॉर्मल एक्सरे पे भी डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक चीज़ों में जाइए तो ये बोन मास डेंसिटी यानी बीएमडी टेस्ट से भी होता है, जो कि सिंपल अल्ट्रासाउंड मेथड से भी हो सकता है या फिर एक्सरे मेथड यानी कि डेक्सा स्कैन से हो सकता है। डेक्सा स्कैन बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मेथड है, लेकिन हाँ, उसमें रेडिएशन होता है और उसमें चार्जेस ज़्यादा है, वो महंगी टेस्ट है। और जो बीएमडी नॉर्मल टेस्ट होता है वो एक थोड़ा सस्ता टेस्ट है और वो इजीली अवेलेबल रहता है। बीएमडी कैंप्स में भी लोग लगाते हैं तो उसमें बीएमडी अवेलेबल होता है। जैसा कि हम अब देख रहे हैं, यह एक नॉर्मल बोन है। नॉर्मल बोन में देखिए इसमें छेद बहुत ही कम है, ये डेंस है और ये देख के ही मजबूत लग रहा है। और दूसरी तरफ ऑस्टियोपोरोटिक बोन जिसकी डेंसिटी कम हो गई है, उसमें छेद बढ़ गए हैं, उसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। एक ऐसा समय आता है जब स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर हो जाता है कि हड्डी इस तरीके से टूट जाती है। हड्डी इस तरीके से टूट गई तो बिल्कुल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा नहीं है कि सर्जरी हो जाने के बाद मरीज ठीक हो जाता है, उसके बाद हमें ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इससे सबसे बेस्ट इलाज ये होता है कि हम इस स्टेज तक पहुँचे ही ना। हम अगर इस स्टेज पे भी अगर रोक दें तो फ्रैक्चर होने के डर से बच जाएंगे। हमारे लिए ऑस्टियोपोरोसिस के डिटेक्ट करने का सही समय होता है जब हड्डी ना टूटी हो। अगर हड्डी ना टूटी हो तो इसे ट्रीट करना आसान हो जाता है। वैसे कंडीशन में हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है जिन्हें हम चला सकते हैं। अगर मरीज महिला है
तो उस कंडीशन में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक अच्छा इफेक्टिव ऑप्शन होता है। अगर हार्मोन डिक्लाइन हो रहे हैं, आप हार्मोन दीजिए, हार्मोन बढ़ेंगे और मरीज़ की बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से कुछ कैंसर्स होते हैं, तो उन्हें बहुत हद तक अबैंडन किया जा रहा है। दूसरा चीज़ आता है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट वो दवाइयाँ हैं जो कि हमारे बोन के कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी हड्डी के टूटने के प्रोसेस को मॉडिफाई करता है, जिसकी वजह से हड्डी का जो कैटाबॉलिज्म है वो रुक जाता है एक तरीके से। तो हमारा एनाबॉलिज्म हावी हो जाता है और बोन डेंसिटी नेचुरली बढ़ती है। लेकिन उसमें भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे जॉ जो हमारी ये जबड़े की हड्डी है उसकी नेक्रोसिस होती है, मतलब कि वो ख़राब होने का खतरा रहता है, दांत लूज हो सकते हैं और कुछ जगह फ्रैक्चर का भी रिस्क रहता है। तो ये दो धारी तलवार है बिसफॉस्फोनेट। फिर आते हैं हम कुछ नोवेल थेरेपीज़ पे। नोवेल थेरेपीज़ में हो गए हमारे जो बोन हार्मोन है उसका एनालॉग, यानी कि टेरिपेराटाइड एक है जो कि हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है पैराथॉर्मोन, उसका एनालॉग है। पैराथायरॉयड ग्लैंड वाले हार्मोन यानी टेरिपेराटाइड जो हमने आर्टिफिशियली बनाया है, उसका डोजिंग शेड्यूल थोड़ा सा कम्बरसम है, मतलब कि रोज़ लगाना पड़ता है इंजेक्शन। पेन के फॉर्म में वो इंजेक्शन आता है और यही है कि उसे रोज़ लगाना पड़ेगा। और वो ऐसी दवा है जो कि हमारे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों पे काम करती है। उससे बोन डेंसिटी अच्छे तरीके से बढ़ती है, लेकिन उसके साथ भी रिस्क है, दवाई महंगी है और उसे रोज़ इंजेक्शन के फॉर्म में लगाना पड़ता है और वो इंजेक्शन स्किन से सबक्यूटेनियस फॉर्म में दिया जाता है। तीसरी दवाई है डेनोजुमैब। डेनोजुमैब एक तरीके की ऐसी दवा है जो कैटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से लगभग रोक देती है और हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम को, जो हमारे शरीर में कैल्शियम सर्कुलेट कर रहा होता है, उसे पुश कर देती है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। हाँ, ये दवाई नेचुरली महंगी है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सेफ़ है और ये दवाई हर 6 महीने पे एक इंजेक्शन के फॉर्म में लगती है, तो इसका डोजिंग भी बहुत अच्छा है जो कि मरीज़ प्रेफर कर सकते हैं। फिर चौथी दवाई आती है रोमोसुजुमैब, जो कि बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है इन दोनों से हटके। ये भी दवाई एनाबॉलिज्म भी करती है, मतलब हड्डी बनाती भी है, और कैटाबॉलिज्म को रोकती है, यानी कि हड्डी के टूटने से भी रोकती है। इससे सबसे ज़्यादा बोन का डेंसिटी बढ़ते हुए देखा गया है। लेकिन क्योंकि ये दवाई जस्ट अभी इंडिया में लॉन्च हुई है और इस दवाई का रेट सबसे ज़्यादा हाई है और इसे महीने महीने लगाया जाता है, इसलिए अभी इसकी मार्केट अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। इन्हें कुछ बहुत ही सीवियर पेशेंट्स में रिज़र्व करके रखा गया है। तो ये हमारी मेन 4 दवाइयाँ हो गई। अगर हमारे पास मरीज़ फ्रैक्चर के पहले आता है तो इन 4 दवाइयों से ट्रीटमेंट हमारा बहुत आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर फ्रैक्चर होकर आया है तो ऑपरेशन होगा पहले, उसके बाद इन चारों में से जो भी मरीज़ के प्रोफाइल के लिए सेट दवाई होगी वो चलाया जाए।